देखो क्लास नंबर हमारी 43। कौन सी? बहुत दिनों बाद आया हूँ ना मैं। ठीक, क्लास नंबर 43। देख लो 43 में भारत की जलवायु पढ़ रहे थे और ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि पढ़ ली थी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर कैसे कैसे वर्षा होती है। समझ में आया? शायद मुझे उम्मीद होगी पूरी कि तुमने समझ लिया होगा कैसे कैसे ITC-Z ऊपर खिसकता रहता है। और ITC-Z जैसे जैसे जहाँ जहाँ पहुंचता होगा ना, जैसे जैसे ITC-Z ऊपर ऊपर पहुंचता होगा तो वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है और वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात तुम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। यस और नो? हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे ITC-Z ना गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है ना तो ITC-Z उसके साथ साथ खिसकने लगता है। और जब खिसकने लगता है जहां भी ITC-Z होगा वहां निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा और जैसे निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा उच्च ताप विकसित होगा। तो निम्न दाब उच्च ताप की पेटी विकसित हो जाती है वहां जहां ITC-Z खिसकता जाता है। और धीरे धीरे गर्मियों के दिनों में ना लगभग 1 जून के आसपास लगभग 21 जून तक ना ये ITC-Z कर्क रेखा के बिल्कुल समीप दिखाई देगा आपको। और जैसे ही यहाँ दिखाई देगा तो यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र विकसित हो जाने वाला। और जैसे ही लो प्रेशर का क्षेत्र विकसित होगा ना, आज हम पढ़ क्या रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है, मतलब आज क्या पढ़ाना चाह रहे हैं आप? आज मैं तुम्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में समझाना चाहता हूँ कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है, जो कि मैंने नहीं समझाना। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हेडिंग तो नहीं बनवानी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज की हमारी हेडिंग यही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी सुनूंगा तुमसे, याद रखना बात। या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बस कल खत्म हो जाएगा मानसून पूरा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, याद रहेगी बात। है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के क्या मतलब हो? इधर देखो, ये हमारा ऊपर नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा साउथ होगा, इधर क्या होगा हमारा वेस्ट होगा, इधर क्या होगा ईस्ट होगा। बात समझ में आई? इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। इधर तो जो मानसून चल का आता है ना ऐसे जो जो मानसून आएगा वेस्ट, ये साउथ वेस्ट बोलते हैं नहीं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर से जा रही है ना, ये हमारे ऐसे जा रही है, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। जान गए तुम? दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कह रहे हैं? दक्षिण और ये क्या पश्चिम, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस कारण कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बात समझ में आई? ठीक। और मैंने ये बात तुम्हें समझाई थी। धीरे धीरे ITC-Z ना जैसे जैसे हावी होगा तो यहाँ ना भारत के पश्चिमी भाग में सारा सुनूंगा मैं, यही भाषा मुझे वापस चाहिए। ठीक, हेडिंग हमने जाएगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान ये सब चीजें हम लिखने वाले होंगे, क्योंकि आप जानते हैं गर्मियों के दिनों में या ग्रीष्म ऋतु के दौरान, अभी ग्रीष्म ऋतु में ना समझिए, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ना जो ITC-Z वो धीरे धीरे जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है ना ITC-Z ऊपर खिसकता चला जाता है। और गर्मियों के दिनों में ना लगभग 21 जून के समीप ITC-Z का जो प्रभाव है उत्तर भारत के अंदर पश्चिमी उत्तर भारत में ज्यादा दिखाई पड़ता है। समझ बताओ, जब यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र और उच्च ताप का क्षेत्र विकसित होगा तो उसे बाहर से भरने के लिए कोई आने वाला होगा। पहले समझ लो फिर लिखने की प्रवृत्ति बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ आने वाला होगा तो यहाँ जो लो प्रेशर क्रिएट होगा, उस लो प्रेशर क्रिएट होगा, इसका मतलब निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा तो साइड से हवाएं चलने लगेगी। और वे साइड ना जो हवाएं चलने लगेगी उनका प्रभाव इतना ज्यादा होगा, कोरियोलिस बल बोलते हैं, कोरोलिस, उनका प्रभाव इतना ज्यादा होगा कि अरब सागर के अंदर से ना वहां की भी हवाओं को खींच लेगा। समझे इसका प्रभाव? यहाँ जो निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा ना उसके कारण जो दाबिक क्षेत्र हुआ तो उसे भरने के लिए कुछ ना कुछ हवाएं चाहिए होंगी। वे हवाएं ना अरब सागर से भी चली आएगी, इतना प्रभाव होगा। यहाँ एक बल लगता होगा, उस बल को कहते हैं कोरोलिस बल। तो कोरोलिस, क्योंकि बिना बल के कोई काम ही नहीं हो सकता। ये बताओ, ये मारकर रखा हुआ, जब मैं बल लगा रहा हूँ जब तो चल रहा होगा तो हवाएं खींच कर चली आ रही, तो वहां एक बल नहीं काम कर रहा होगा, तो हवाओं को खींचने के लिए भी तो कोई बल चाहिए, उसका नाम है कोरोलिस बल। तो ये जो हाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ ना, ये धीरे धीरे फिर ये मानसून, ये जहाँ जो दक्षिण पश्चिमी सागर है यहाँ जिसे हम अरब सागर कहते हैं, अरब सागर के अंदर ना यहाँ से हवाएं उठती है और हवाएं उठकर ना ऐसे चलती है तो धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ ना पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ। जब यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा तो उच्च ताप भी कहलाते हैं, उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ आएगा तो यहाँ से हवाएं चल पड़ती है ऐसे। और ये हवाएं ना 1 जून के समीप केरल के मालाबार तट पर पहुंचती है। ये केरल के अंदर मालाबार तट 1 जून की बात बता रहा हूं मैं, 1 जून को ना केरल के मालाबार तट पर पहुंचती है और वहां सबसे पहले भारत के अंदर वर्षा करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल के अंदर वर्षा करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात बता रहा हूं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल के अंदर वर्षा करता और धीरे धीरे ये ना ये आगे की ओर बढ़ती है। और जैसे आगे की ओर बढ़ती है उसके बाद यहाँ गोवा के अंदर टकरा कर फिर वर्षा कर देता है। छोटी छोटी नदियां पाई जाती है, टकरा कर वर्षा कर देता है इस क्षेत्र में। धीरे धीरे इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो, ये ना इस पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई कम होने के कारण नहीं उसके ऊपर को पार कर जाती है। ऊपर को पार करने के दौरान क्या होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एक शाखा ना नीचे ताप्ती भ्रंश ताप्ती नदी जानते हो? ताप्ती नदी नाम से जानते हैं। ऊपर कौन सी नदी थी?
नर्मदा जी, नर्मदा और जो ताप्ती है ना उसकी भ्रंश घाटियों के अंदर अमरकंटक के पठार तक जाकर वर्षा करती है। ये वाला मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो पवनें होती है अमरकंटक के पठार तक जाकर वर्षा करती है। वो नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा भ्रंश में और तापी भ्रंश में जाकर अमरकंटक की चोटी के आसपास तक वर्षा करती दिखाई देती है। इतना जो दक्षिण पश्चिमी मानसून इतना प्रभावी होता है। और कहते हैं जो उपमहाद्वीप है ना, ये पूरा आपका उपमहाद्वीप है, 15 जुलाई के समीप लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा हो जाती है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक क्षेत्र छोड़ दो जहां वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, हैदराबाद और चेन्नई वाला क्षेत्र। इसलिए जहां वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता ना, समझ आई बात है, वहां वर्षा हो ही नहीं पाती ना, तो वहां कोई भी मानसून नहीं वर्षा कर पाता। इसीलिए उस क्षेत्र को ना वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। बात समझ में आई। और ये मानसून धीरे धीरे अभी है नहीं, ये 15 जुलाई तक लगभग पूरे हिमालय पर्वत से टकरा कर लगभग पूरे क्षेत्र में वर्षा कर चुका होगा। बस ये बरसरते ये जो मानसून है ना ज्यादा प्रभावी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वैज्ञानिकों का, हमारे यहाँ जो IMD के अंदर वैज्ञानिक बैठे हुए हैं ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उनकी मैं रिपोर्ट पढ़ता रहता हूँ। उनको कह रहे हैं कि यहाँ जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये बहुत ज्यादा प्रभावी रहता और ठीक ठाक तरीके से वर्षा करता। अब बता रहे कि जलवायु इतनी बदल चुकी है हमारे यहाँ कि जब वर्षा होगी तो इतनी होगी, किसी स्थान पर जैसी हो जाएगी तो वहां बाढ़ का कारण बन सकते हैं, जैसे राजस्थान में बाढ़ का कारण बनी। समझ में आई बात यार। तो उसके बाद जब हुई नहीं तो वर्षा ही नहीं हुई, वर्षा की दर लगातार कम हो रही। लेकिन एक औसत के हिसाब से देखे जा तो वर्षा लगातार कम होती चली जा रही। अगर ऐसा ही रहा ना तो एक दिन ऐसा हो जाने वाला कि पूरे भारत के अंदर ना जितनी भी कृषि, उत्तर भारत के मैदान में जितनी भी कृषि होती है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, समझ आई बात, जितनी भी इस क्षेत्र में कर्नाटक तक लेकर ऊपर तक जितनी भी कृषि होगी उसको नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत के अंदर जलवायु बदल रही। अगर जलवायु बदलेगी ना तो उसका असर ना, उसके प्रभाव मल्टीपल प्रभाव दिखाई देंगे, बहुआयामी इसके प्रभाव दिखाई देंगे। और जो मैं बात बोल के बता रहा हूँ यही मेंस का क्वेश्चन हो। जलवायु बदली तो जलवायु बदलेगी ना, नंबर फर्स्ट एक तो कृषि प्रभावित होगी। कृषि ही प्रभावित नहीं होने की, हमारा कल्चर भी प्रभावित होगा। आया समझ में? क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ त्योहार मनाए जा ना, वे त्योहार जब भी मनाए जा, जैसे बैसाखी का त्योहार पश्चिम बंगाल के अंदर मनाया जा, वर्षा के दौरान ही तो मनाया जा। अगर वर्षा ही नहीं होनी तो त्योहार भी सूखे रह जाने वाले। नंबर 2 प्रभाव पड़ गए। पहला प्रभाव कहां पड़ा? कृषि पर। दूसरा प्रभाव कहां पड़ा? किस पर? संस्कृति पर। अच्छा, जब कृषि नहीं होने की तो लोग बेरोजगारी नहीं होने की, इसका मतलब जलवायु का असर सीधा बेरोजगारी पड़ रहा। वाह, गजब की बात है। अच्छा, जब बेरोजगारी बढ़ रही तो बताओ अपराध भी साथ साथ में बढ़ जाएंगे। फिर बेरोजगारी खत्म करने के लोग किस में अपराध की तरफ संलिप्त हो जाते हैं। समझ आई बात? जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता तो अपने पेट पूजा करने के लिए वे अपराध की राह पर चल पड़ते हैं। हालांकि वे अपराधी बनना नहीं चाहते थे। देखो जलवायु का असर कहां कहां तक दिखाई दे रहा है। ऐसे जिसका ब्रॉड माइंड होगा ना वो यूपीएससी क्वेश्चन लिख सकता होगा। समझ आई बात है? इतना ही नहीं, भारत की जीडीपी में भी गिरावट आ गई। भारत की अर्थव्यवस्था नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगी। ठीक, चलो कितने डायमेंशन बता मैंने? 4 डायमेंशन बता दूंगा। अच्छा, यही प्रभाव पड़ेगा? नहीं, भारत का जो एसडीजी गोल है ना उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई होगी। अच्छा, इतनी बात है। हाँ, अरे भाई साहब, भारत का ना जो अवसंरचना उसमें भी कमी दिखाई देगी तुम्हें। समझ आई बात यार? कुछ प्रोजेक्ट है ना वे डिले हो जाने वाले, वर्षा नहीं होगी तो डिले हो जाएंगे। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी है जो वर्षा पर निर्भर है। तो जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जलवायु बहुत बड़ी चीज है, याद रही बात? कोई दिक्कत? अभी मैं दिखाऊंगा मेंस के क्वेश्चन सारी प्रैक्टिस करके चलूंगा जितने मेंस में क्वेश्चन आए हुए आज तक। फिर तुमको दिखाऊंगा मेंस का क्वेश्चन कैसा आता है पेपर के अंदर, कैसे 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 लाई करता क्वेश्चन। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक बार समझ विकसित हो जानी चाहिए। तो मैं तुमको बता रहा हूँ जलवायु कैसे बदल रही है। IMD का कहना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, साफ साफ कहना कि भारत की जलवायु पिछले 20 सालों में तेजी के साथ बदली। और पिछले 2010 से लेकर 2020 तक जो दशक रहा है ये सबसे गर्म दशक रहा दुनिया का आज तक। भारत के अंदर सबसे गर्म दशक यही था। आंकड़े बताते हैं, इतना ही आंकड़े चौंका देने वाले कि कह रहे हैं इतना ही नहीं हुआ, जब वर्षा नहीं पड़ने की तो तेजी के साथ मरुस्थलीकरण बढ़ता होगा। और जब मरुस्थलीकरण बढ़ता होगा ना, वो मरुस्थलीकरण राजस्थान के अंदर, मैं तो घुमा हूं राजस्थान के अंदर, समझ नहीं बात है, कुछ दिन मैंने वहीं बिताए। तो राजस्थान सुन लो ध्यान लगाकर, राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण तेजी के साथ पैर पसार रहा। और मरुस्थलीकरण के लिए बहुत यूएनओ में संस्था बना रखी, हम ना बना रखी संस्था, काम नहीं कर रही भाई, कमचोरे लोग बसे हुए। समझ में आया बात? धीरे धीरे मरुस्थलीकरण भी अपने पैर पसार रहा। अगर वर्षा नहीं होगी तो समझ में आता, आपको चिंतित होना चाहिए इसे लेकर। और कहीं कहीं वर्षा हो जा रही तो इतनी हो जा रही, इनके सबके अनुमान गलत साबित हो रहे। हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहे, सिर्फ सैलरी ले रहे। उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद इतनी बारिश होगी और 7 दिन के बाद बारिश हुई और इतनी नहीं हुई जितनी उन्होंने बताई थी। तो फिर वैसे डिपार्टमेंट का फायदा ही क्या? कहेगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पर आरोप लगाए गए कि ये सही जानकारी नहीं दे पाते, इसलिए यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। समझ में? जहां कंट्रोवर्सी होगी ना तो वहां तो सवाल निकाल सकता। दूसरे नंबर पर जो मुद्दा ज्यादा चर्चाओं में रहा होगा 1 साल के दौरान वही तो सवाल निकाल लगा, और कोई सिलेबस नहीं है उसका। समझ में आया बात यार? तो धीरे धीरे देखो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा तो फिर भी समस्याएं खड़ी होगी।
समझ में आया बात? यह रिपोर्ट तो यहाँ तक भी कहती है, यूएन की रिपोर्ट, कहती है कि भारत के अंदर मनुष्य कभी कभी इतनी तेजी के साथ फैल सकता, अंदाजा नहीं लगा सकते। आसपास बसे जितने मकान है ना, वे तेजी के साथ धसक जाएंगे नीचे अगर मनुष्य अपने पैर पर सारे तो। लेकिन इसे बनने में कई सौ साल लगेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, कई सौ साल। घूमे को भी बीकानेर की सड़कों पर, देखा बीकानेर, राजस्थान पड़े बीकानेर, घूमो को भी मजा, आनंद, बहुत शांति। चलो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत करोगे तो हर जगह घूम लोगे, कि ज़्यादा घूमना ज़्यादा बड़ी बात रही है। सबसे बड़ी खास बात दिमाग में आइडिया बनाना। जिन्हें आइडिया बनाने नहीं मुझे यहाँ घूमना, वो घूम लिया। हाँ घूम ले आओ, इंटरेस्ट आ गया ना उसको घूमने के अंदर। तो चलो ये बात, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है पढ़ा क्या रहे थे, कहाँ पहुँच गए आप? मैं इसका क्वेश्चन डिस्कस कर दिया मैंने कभी, तुम्हें पता भी नहीं चला। और चलो सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। कहते हैं ये कोरियोलिस बल ना जो भारत के अंदर ना इस भाग में जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इसका प्रभाव इतना ज्यादा हो, पता इतना खतरनाक प्रभाव हो इसका, जो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इसलिए मैंने मैप मिटाया नहीं हो। यहाँ ATCZ का क्षेत्र भी विकसित हो चुका, इतना शक्तिशाली हो यो कि यो ना इन जो यहाँ पवनें चलती है, वाली पवनें चलती है, यहाँ तो जो पवनें चल पड़ती है, देखो ये तो पवनें चली रही है ऊपर से, यहाँ से यहाँ जो सागर, अरब सागर है, इसके पास तक खींच लगा, इसके पास के बीच कोरियोलिस बल यहाँ का इतना खतरनाक हो, लो प्रेशर इतना खतरनाक हो। और मुझे तो हैरानी हुई कि जो नीचे उतरी है व्यापारिक पवनें चल रही ना, ये व्यापारिक पवनें ना, ये व्यापारिक पवनें मुड़कर इसी क्षेत्र में चली जाएगी, इतना खतरनाक प्रभाव। यस, ऐसा प्रभाव हो, ऐसा। फिर ये जो मानसून है ना, दो भागों में बढ़ जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो भागों में बढ़ जा, एक शाखा कैसे चली जा, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, एक शाखा कैसे चली जा। समझ में आया बात? या जिसे हम बंगाली खाड़ी तो उठने वाला मानसून कहते हैं, ये बंगाली खाड़ी तो उठने वाला मानसून, वैसे तो हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। जैसे ही भारत के बीच वाले, भारत का जो मध्य भाग है ना, भारत के मध्य भाग से ये मानसून टकराता तो दो भागों में विभक्त हो जाने वाला। इधर के भाग जो जाएगा उसे अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून कहते हैं, इधर वाला जो भाग जाएगा उसे बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून कहते हैं। लेकिन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मैं केवल आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान भी केवल मैं आपको अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून बताऊंगा, वो भारत के अंदर किस हद तक प्रभावी होगा। समझ में आई बात? है बच्चे क्या समझते हैं, सोचते हैं कि बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून कोई अलग होगा यहाँ से। जी नहीं, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून है, यहाँ गंगाधरी शक्तिमान आया समझ में, इधर जागा तो आया समझ में, इधर जागा तो गंगाधर बन जाएगा, इधर जागा तो शक्तिमान बन जाएगा। समझ में आया बात? है नहीं, इधर शक्तिमान उधर गंगाधर, याद रही बात? है तो हमारे यहाँ तो जो ये साइड में दिखाई दे रहा है ना आपको, साइड में दिखाई दे रहा है, ये बंगाली खाड़ी तो नहीं, ये पता कौन सा मानसून है, अरब सागर की खाड़ी तो उठने वाला मानसून, लेकिन है दक्षिण पश्चिम मानसून। बात समझ में आ रही? ठीक है। उसके बाद जैसे देखो यहाँ ITCZ का क्षेत्र विकसित हुआ, पता लगा क्या हुआ यहाँ ना धीरे धीरे ये हवा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ ना, उसका प्रभाव इतना, वहाँ इतना कोरियोलिस बल लग रहा है कि यहाँ तक की हवाओं को उधर खींच लेगा। व्यापारिक पवनें उत्तर की तरफ जा रही थी ना, उत्तर पश्चिमी तरफ, इधर पश्चिम नहीं है और उत्तर नहीं है, तो उत्तर पश्चिमी तरफ जा रही थी। उत्तर पश्चिम तो बोल रहे सर, अरे भाई ऐसा दिशा बनाओगे, इधर उत्तर हो, इधर क्या हो, पश्चिम हो, ऐसे नहीं जा रही थी क्या पवनें? देखो ऐसे नहीं जा रही थी। तो उत्तर पश्चिमी तरफ जाने वाली व्यापारिक पवनों को, जो उत्तर पश्चिमी तरफ जाने वाली व्यापारिक पवनें, उन्हें भी अपनी ओर खींच लेगा। इतना खतरनाक हो यहाँ उत्पन्न होने वाला कोरियोलिस बल, और ऐसे खींच लेगा, और खींच कर ना फिर ये भारत के दक्षिणी भाग से टकरागा और केरल वाले भाग से जैसे टकरागा, दो भागों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा मानसून। समझ में आई बात? क्या जो पहले वाला मानसून होगा ना, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पहली शाखा, जिसे हम अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? इधर जो मानसून जाएगा ना, उसे बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून कहते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि यहाँ क्या क्या हो जाने वाला है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। जैसे जैसे ये मानसून आगे बढ़ने वाला है ना, तो जाएगा हिमालय पर्वत से टकराएगा, लगभग उसके 100, 150, 200 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में वर्षा कर देगा। समझ में आया कि वर्षा कैसे होती है? अभी मैं निवर्तन मानसून नहीं पढ़ाया हूँ। निवर्तन मानसून का मतलब पता क्या हो? पहाड़ से टकराया, टकराने के दौरान भी मानसून वर्षा करता, और जैसे धीरे 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 नीचे तक आगा तो कमजोर पड़ चुका हो बेचारा। 15 सितंबर तक ना, 15 सितंबर तक वो बेचारा बहुत कमजोर पड़ जाए मानसून, बस यहीं तक वर्षा कर दो, खत्म हो जा, फिर सर्दी आ जा धीरे धीरे। फिर तुम्हारी माताएं स्वेटर निकालने लगती है, धीरे धीरे स्वेटर निकाल दूँ, हमारे बच्चे को ठंड लग जाने वाली। ऐसा ही हो क्या? समझ आई बात? है देखो, लेकिन पता हो ना भी नहीं, तुम्हें पता लग चुका भैया, इसलिए पता लग चुका तुम पढ़ रहे हो। पेपर में कैसा सवाल आगा वो बताओ होगा, बहुत बदतमीजी होगी आपके। सवाल बताओ, उत्तर कैसे लिखोगे? समझ में आया बात? है ये तो जो आप समझा रहे हैं ना, ये तो हमारी समझ में आ चुका।
अब बताओ क्या होगा। अच्छा देख लो हल्का हल्का कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दोबारा एक बार थोड़ा सा आसान और सरल भाषा में दोबारा पेश कर रहा हूँ मैं, कैसे लिखूँ। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। हम जानते हैं कि जो गर्मियों के दिन हो ना, गर्मियों के दिनों में बात बता रहा हूँ मैं, सावन के महीने में, ठीक, जब जहाँ 15 जुलाई आ जाना तो भारत में आ जाना, उसे कहते हैं सावन आ गया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं पर्दे से घर ना आया समझ में। नरेश्वर के यहाँ चली थी पिक्चर बैठ कर, ठीक नरेश्वर के यहाँ सीडी पे लगाया कच कच कर, ठीक, कच कच कर। सुने गाने, सावन के झूलों ने, पूरे दिन एक ही गाना बजा के रखे थे। और दूसरी पिक्चर कौन सी चली थी, दो ही चली थी क्या, एक मन्नू की चली थी, धाकड़ छोड़ा इतना के कमर पे चोटी लटका के। सच में एक घनश्याम रात हम वहाँ पन्नी उठा के देखते थे, पन्नी उठा कर, मतलब एक सुराग था इस टाइप का, जैसे कि चले गए जिन्ना था, जिन्ना पे चढ़े तो वहाँ सो था बैठने का। जो पहले पहुंच जाएगा ना, जो जगह में लगी पहले, उसका सुकून अलग हो। झाँक कर देखते थे। सबसे ज्यादा गुस्सा पता कब हुआ था, जब इनके दादी बाबा हुए थे उसे टीवी बंद कर देते एक ही टीवी था पूरे आसपास के एरिया में सब, तो उस दौर में हम जिए हुए, घंटों वहां बिताए थे। फिर मुझे पता लग गया था घर आके बजा था, अगर देख लिया घर तो बढ़िया घर बजा तो घर वाले 3-4 घंटे घर से बाहर निकाल के रखा था। क्या सुकून था, क्या लाइफ थी यार, गजब की लाइफ। कल को फिर स्कूल की छुट्टी हुई ना, तुरंत घंटी सबसे पहले पहुंचने वहीं, चल बेटे मूवी देखने का इतना शौक। चंडाल मैंने नहीं देखी, मूवी का नाम बताना कौन सी मैंने नहीं देखी, थिया था। अब तो जिंदा भी नहीं रहा ना, उनका घर रहा, सब बदल गया। चंडाल मैंने नहीं देखी मिथुन की, जिसमें अपने परिवार को अपना सुहाग सब उजड़ जाओ हंसी उनकी। दूसरे नंबर पर मैंने कौन सी देखी, धाकड़ छोरे की सारी पिक्चर मैंने वहीं देखी। भाग मिल्खा भाग तक मैंने वहीं देखी, 2014 तक दिनेश सर के साथ भाग मिल्खा भाग तक की मूवी मैंने उनके वहीं देखी, सीडी पर लगा कर देखी। मतलब उस वाले जमाने पेशेंस, देखो पेशेंस नाम की क्या बला हो। और पेशेंस में ना अभी मैं घूमने गया था तो झारखंड के अंदर भी मैंने पेशेंस महसूस करा कि पेशेंस क्या चीज हो। पेशेंस पता क्या चीज हो, कि 10 किलोमीटर तक एक बग्गी पर घोड़े तंगे बैठ कर पढ़ कर जाना क्या हो, वो मैं जानता हूँ। जब मैं उस दौर में बैठा तो मुझे 15 साल पहले पहुंच गया मैं, और सोच रहा है यार इस तरह करके कभी कभी अपने बाबा के यहाँ नाना के यहाँ जा करता था। तो इतना पेशेंस था लोगों में, और मुझे उस टाइम नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मुझे काटने को दौड़ रहा हो, मुझे लग रहा मैं बार मैं देखा। फिर मैं सोच रहा यार मुझे जाना भी तो कहीं नहीं थी, जल्दी किस चीज़ की, मुझे समझे नहीं क्या तुम। मुझे 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, तो 10 किलोमीटर का रास्ता मुझे उससे तय करना पड़ा, घोड़े तंगे से तय करना पड़ा। तो मुझे समझ में आया कि आज की जनरेशन में पेशेंस नहीं रहा, और मेरे अंदर भी कहीं मुझे मैंने लगा कहीं मैं फोन का आदि तो नहीं हो रहा। मैंने फोन उठाया, एरोप्लेन मोड पर डाल के बंद कर दे, बैग में रख दिया सीधा। नहीं मैंने कहा मैं आज से एंजॉय करता हूँ 10 किलोमीटर के सफर को, टिक टिक कर। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हो रहा, ना इसका गुलाम तो नहीं हो रहा, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं है किसी चीज़ मेरे अंदर कमी। मैं सोचता बहुत हूँ ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल इंसान। मैंने कहा कोई चीज़ बंद कर दो, फोन बंद कर दे। मैंने कहा 10 किलोमीटर चल जैसे ही चलना। फिर उसके बाद पता क्या हुआ, मुझे टेम्पो भी ऐसे ही मिला अगले 10 किलोमीटर पर, जिसमें लाइट ही नहीं आती, राइट हो चुका उसकी स्पीड ना। मैं से पता क्या बोला, मैंने कहा मैं आपके टेम्पो से तेज दौड़ सकता हूँ उधर, हाँ रियलिटी में। उसने मेरे साथ शरत भी लगा ली, मैं कह रहे नहीं दौड़ सकते, मैंने कहा तेज दौड़ सकता हूँ मैं। तो कह रहे आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको यहाँ जितने मिलेंगे सारे सही मिलेंगे। ऐसे भी हम गांव देखे जहां अभी तक लाइट ही नहीं है, बधाई हो, कच्चे ही मकान पूरे गांव, समझे। तो दुनिया में बहुत गरीबी। फिर उन्हें देखने बाद क्या था, क्या सुकून हुआ, बेटे मजा मार रहे इंटरनेट भी है, फोन भी है, सब चीज है, समझ में। तो घूमने तो बहुत नॉलेज मिले। चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत। तो पेशेंस आज की दुनिया में नहीं है पेशेंस। तो मुझे वहाँ समझ में आया कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ रहे, इतना तेज दौड़ रहे कि मैं एक ही चीज़ के गुलाम हूँ, उसका नाम है मोबाइल फ़ोन। कभी से बंद कर कभी समय बिताओ, समझ में आया बात। तो मुझे ये बात चीज़ें फील हुई। चलना मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, 3-4 किताबें पढ़ी मैंने। आदमी कुत्ता है, तो किताबें पढ़ी है, किताब है, बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने यार। 3-4 किताब खत्म करी सफ़र के दौरान। क्या होगा, छुट्टी चाहिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो प्रभावित हो गया। अच्छा, और बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, चलो चुप हो जाओ, सुन लो। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होगा ना, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पता कहाँ टकराता होगा। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जैसे ही गुजरात के अंदर पहुंचने वाला, तो गुजरात के अंदर पहाड़ी पड़ती, गिर की पहाड़ी, इस भाग को हम सौराष्ट्र कहते हैं। सौराष्ट्र टकराते हैं और कहते हैं सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में बहुत हरा भरा, यहीं एशियाई शेर पाए जाते हैं। यस,
ऐसे ऐसे ये बहुत हरा भरा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ वर्षा हो जाती है। मांडवी की पहाड़ी हो, यहाँ उसकी गिर की पहाड़ियाँ हो, ऐसे समझ, सौराष्ट्र की पहाड़ियाँ हो, सौराष्ट्र के अंदर पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उनसे टकरा कर वर्षा करेगा। मानसून यही नहीं रुकता, छोटी पहाड़ियाँ वर्षा कर देगा, पूरा क्षेत्र हरा भरा जाने वाला। लेकिन मानसून निकलने वाला नहीं, मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इस क्षेत्र में नहीं वर्षा कर पाएगा। यहाँ अरावली की पर्वत मिलेगा, यहाँ माउंट आबू मिलेगा। माउंट आबू बताया था, अरावली पर्वत, माउंट आबू, माउंट पढ़ाया था नहीं पढ़ा था, अरे माउंट आबू पढ़ाया था नहीं, गुरु शिखर पढ़ाया था नहीं, गुरु शिखर, तो गुरु शिखर के समीप यहाँ माउंट आबू मिलेगी, चोटी मिलेगी। और ये मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बंगाली खाड़ी, अरब सागर से खाड़ी से उठने वाला मानसून इससे टकरागा और टकरा के माउंट आबू तक तो वर्षा कर देगा। इससे तुम अरावली पर्वत पर जाओगे, माउंट आबू की चोटी के आसपास हरे भरा क्षेत्र दिखाई देगा, बाकी सब वीरान बंजर इलाका। वर्षा बहुत जरूरी हो, वर्षा के बिना तो कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे ना ये मानसून, सुन लो, ये मानसून धीरे धीरे ना इसके समानांतर चला जाएगा। अरावली पर्वत का भी तो निक्षेपण हो रहा ना धीरे धीरे, उसकी ऊंचाई तेजी के साथ घट रही है। उसकी आंकड़े रिपोर्ट पढ़ोगे तो अरावली पर्वत का धीरे धीरे विस्थापन होता, मतलब उसका धीरे धीरे उसका निक्षेपण होता चला जा रहा है। उसका अंदर ना अपर्दन और अपक्षय की क्रिया प्रारंभ हो रखी है। वो जो अपर्दन की क्रिया के दौरान ना उसका आकार धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, और जब घटता चला जा रहा तो मानसून इसके बराबर मुंह को निकल जाने वाला। इसके पास नमी है, समझ आई बात है, लेकिन इसे यहाँ टकराने का मौका नहीं मिला। माउंट आबू तक तो टकराया, वहीं वर्षा कर दी, इसके फिर पैरेलल समांतर निकल गया, समस्याएं खड़ी होगी, जिस कारण राजस्थान के अंदर ना वर्षा नहीं हो पाती। और जब राजस्थान के अंदर वर्षा नहीं हो पाती ना, राजस्थान के आसपास की जो जमीन है ना, वो जमीन वैसे ही सूखी और बंजर, उसके अंदर तो नमी की मात्रा थी, नमी तो थोड़ी बहुत रही, तो जहाँ मिट्टी में नमी आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो मिट्टी टूटनी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे भुरभुरी आनी स्टार्ट हो जाएगी मिट्टी, और वहाँ फिर रेत में तब्दील हो जाएगी। और ऐसा करके राजस्थान का लगभग पूरा क्षेत्र रेत में तब्दील हो चुका। समझ में आया बात यह। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ये पूरा क्षेत्र कभी किसी जमाने में हरा भरा हुआ करता था। अब ये बात सही है गलत है वो तो आंकड़े बताते हैं, क्योंकि पहले जलवायु भी तो अलग थी, पोल्यूशन भी इतना नहीं ज़्यादा था। समझ में आई बात यह। हो सकता है इसकी ऊंचाई ठीक ठाक समय पर रही हो, सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता, समझ में आई बात यह, तो शायद इसलिए कहते होंगे। अगर ये बात है ना तो कहते हैं राजस्थान को, इतिहासकार को मैं पढ़ रहा था, एक इतिहासकार ने लिखा कि राजस्थान जैसी धरती पूरी दुनिया में कहीं नहीं आती, इतनी हरी भरी धरती थी। समझ में आया बात यह, हर प्रकार की फसलें यहाँ पैदा होती थी, तो हर प्रकार की फसलें पैदा होती है तो इसका तो यही मतलब होगा कि यह पूरी धरती हरी भरी रही होगी, ऐसे ऐसे इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन वो अलग बात, वो अलग मुद्दा। लेकिन अब ना ये सवाल बार बार पूछा जाता कि राजस्थान के अंदर ना मरुस्थलीकरण बढ़ने का क्या कारण है। यही कारण है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ना, अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून है, वो ना अरावली पर्वत से टकरा नहीं पाता और उसके ना समानांतर चला जाता, जिसके कारण क्या होता, उसके ना दाएं बाएं भाग में दोनों तरफ क्या होता, सूक्ष्म अक्षेत्र पाया जाता, सूक्ष्म अक्षेत्र पाया जाता। और सूक्ष्म अक्षेत्र के कारण ना जो मिट्टी भुरभुराने लगती है और टूटने लगती है और रेत में तब्दील हो जाती है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। और ये ना लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारतीय महा उपमहाद्वीप में, ये उपमहाद्वीप जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इसमें लगभग वर्षा कर देता। आप हैदराबाद और चेन्नई वाला क्षेत्र छोड़ दो, हैदराबाद चेन्नई में पानी की इतनी बड़ी मात्रा में कमी हो चुकी क्योंकि वो क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ चुका, क्योंकि जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो भी वहाँ वर्षा नहीं कर पाता, ये वाला मानसून भी वर्षा नहीं कर पाता, बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून भी यहाँ कर नहीं वर्षा कर पाता। तो इसके कारण क्या हुआ, ये वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आ चुका है। तेलंगाना हैदराबाद वाला जो क्षेत्र, ये पूरा चेन्नई वाला क्षेत्र, समझ नहीं बात है। तो हर दिन तुम गर्मियों के, अभी जून का महीना आने वाला है ना, जून के महीने जैसे आने वाला होगा ना, तो जून के महीने में तुम टीवी पे एक न्यूज़ जरूर सुनोगे, चेन्नई में सूखे का आतंक। समझ नहीं बात है, महिलाएं घंटों घंटों पानी लेकर खड़ी रही। समझ में आया बात है, चेन्नई में सूखे का आतंक। ठीक। और खासकर इसमें बता कौन कौन जो दलित प्रजाति के हो ना, उन्हें समस्याएं खड़ी हो पानी लेने में, क्योंकि वहाँ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यस, पिछले साल रिपोर्ट आ रही थी, टीवी पर दिखाते साफ साफ कि एक ही जात की, बड़ी जात की औरतें पानी भर के चली जाती है और छोटी जात की पानी पीछे खड़ी होकर देखती है और घंटों घंटों देखती जाती है। उसके बच्चे भी रोते रहते हैं, सोशल जस्टिस में पढ़ाऊंगा, उसके बच्चे भी जो देखते रहते हैं और वो पूरे दिन इंतजार करती है, बड़ी जात के पानी भर लेंगे, इतना पानी खत्म हो जाए उसका नंबर आएगा, फिर एक दिन फिर सुबह लौटेगी वो और 4 बजे आकर बैठ जाएगी। ऐसी ऐसी भी रिपोर्ट मुझे पढ़ने की मिली थी, मैं पिछले साल आर्टिकल पढ़ रहा था। समझ नहीं बात है। तो ऊंची जात वाले पानी भरते हैं, तो ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देखो जलवायु का असर जातिगत भी दिखाई दे रहा। अगर जब पानी वर्षा होती तो क्या उस समस्या को सामना करना पड़ता था? इसका मतलब जलवायु का प्रभाव कहाँ दिखाई दे रहा, जाति पर भी दिखाई दे रहा। एक नया डायमेंशन जोड़ सकते हो तुम। समझ बात है, जोड़ने वाला कहीं भी जोड़ दो। समझ बात है, रिलेट करनी चाहिए बात, यही तो कलाकारी, ये तो चाहिए उस जब तुम कहीं खड़े होकर, तुम डीएम साहब हो, डीएम साहिबा हो, तुम कहीं खड़ी होकर भाषण दे रही हो, बात एक करो तो सुनने वाला नेक्स्ट क्या बोलने वाला। समझ नहीं बात है। और वो कब होगा? जब तुम इंटरलिंकिंग तुम्हारी अच्छी होगी।
हर डायमेंशन के अलग अलग उदाहरण दोगे माइक पर खड़े होकर। वो कब दोगे? जब उसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो ये क्या चल रही? ट्रेनिंग चल रही। आया समझ में? कि ताकि अपना भाषण कैसे अच्छा बनाया जा सके। बाकी करना थोड़ा ही, क्योंकि बैठ का क्वेश्चन लिखने मेंस के बाद हो जाएगा। इन सबको प्रैक्टिस इसी चीज़ की तो चल रही है, ताकि तुम भाषण दो और कुछ अच्छा कर सको। इसलिए पहले अच्छा पढ़ना सीख लो। समझ में आया? चीज़ों को रिलेट करना सीखो। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपने अंदर का इंसान जगाओ भाई, इंसान। अब देखो कैसे लिखेंगे इसके अंदर, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से। हेडिंग बनाएंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा? कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके अंदर हेडिंग बनाएंगे, पता क्या लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हम जानते हैं गर्मियों के दिनों में, कितनी साधारण भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम जानते हैं गर्मियों के दिनों में सूर्य उत्तरायण होने लगता है। उसके साथ साथ ITCZ भी उत्तरायण होने लगता है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में चला जाता है। 1 जून के समीप ITCZ भारत के पश्चिमोत्तर भाग की तरफ 1 जून के समीप पश्चिम, या 21 जून तक भारत की कर्क रेखा के समीप ITCZ पहुंच जाता है और वहां पर निम्न दाब तथा उच्च ताप का क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिस कारण वहां कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण स्थानीय हवाओं के साथ जिस कारण वहां ITCZ इतना शक्तिशाली होता है कि कोरियोलिस बल के कारण ये कौन सी पवनी बताई थी मैंने तुम्हें? ये कौन सी पवनी थी? ये पश्चिम, और ये क्या है? उत्तर की तरफ जा रही। ये पश्चिम उत्तर की तरफ चलने वाली व्यापारिक पवनें भी भारत की तरफ आकर्षित हो जाती है। पश्चिम उत्तर की तरफ चलने वाली व्यापारिक पवनें भी भारत की तरफ आकर्षित हो जाती है और भारत के दक्षिणी भाग से टकराकर 2 भागों में बट जाती है, जिसे एक तरफ अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून, जिसे भागों में टक जाती है, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं। नंबर फर्स्ट, अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून, दूसरा बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून। बात समझ में आया? कितना बेहतरीन प्रदर्शन करके लेकर आऊं मैं। एक बार यहीं तक की लाइन दोबारा बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, दोबारा फिर मैं तुमसे सुनूंगा यही बात। हम जानते हैं गर्मियों के दिनों में, हेडिंग यही बनेगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में ITCZ नहीं, पहले से लिखेंगे, सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है, जिसके साथ साथ ITCZ भी उत्तर की तरफ खिसकने लगता है। याद रहेगी बात? या उत्तर की तरफ खिसकने लगता है। और 21 जून के समीप, कब? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर खड़ी पड़ती हैं और पश्चिमोत्तर भारत में अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र तथा उच्च ताप का क्षेत्र विकसित हो जाता है। वहां पर कोरियोलिस बल का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है, वह दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली उत्तर पश्चिम की तरफ व्यापारिक पवनों को भी अपनी ओर खींच लेता है और यह भारत के दक्षिणी भाग के पास पहुंचकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसे दक्षिणी पश्चिम मानसून के नाम से भी जानते हैं। परंतु जब यह भारत के केरल वाले भाग से टकराता है तो एक शाखा बंगाली खाड़ी की तरफ, दूसरी अरब सागर की तरफ मुड़ जाती है। कोई दिक्कत? यहां तक लिख ले जाओगे। अपनी भाषा का इस्तेमाल करना जो तुमने समझी। इसके बाद क्या लिखना? अभी मैं केवल तुम अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून पढ़ाऊंगा, ये वाला कल पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात? है अभी मैं इसकी बात करूंगा। इसके बाद क्या लिखोगे मैं बोल के बता रहा हूँ क्या लिखोगे, फिर तुम मैप बना लोगे। इसमें हम इतना ही रखेंगे, समझ में आई? छोटा छोटा वीडियो रखेंगे। कैसे छोटा? अच्छा जाना, चलो जाओ। हाँ तक लिख लोगे ना? फिर अगली हेडिंग बनाएंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंदर दूसरी हेडिंग 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली शाखा का नाम और दूसरी शाखा का नाम। पहली शाखा का नाम अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून। अरब सागर की खाड़ी से, अच्छा अरब सागर की खाड़ी के डाकू कहानी पता तुम्हें?
चल छोड़ दो भी। बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून, मूवी देखी क्या? नहीं मूवी देखी, अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून। यानी मानसून पहले सो रहा होगा, जब तो उठाया हो। अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून। दूसरा बंगाली खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून। समझे? तो कितने मानसून हो गए? सबसे पहले हम बंगाली खाड़ी, अरब सागरी खाड़ी से उठने वाले मानसून हेडिंग बना लेंगे, उसके अंदर ये लिखेंगे, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून, उसके अंदर क्या लिखेंगे, समझ लो क्या लिखेंगे। अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून सबसे पहले, सुन लो ध्यान से, सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। सबसे पहले 1 जून को केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। उसके पश्चात, ध्यान से, उसके पश्चात 1 जून की बात बता रहा हूँ, 1 जून के समीप। कहा वो कौन सा मानसून है? वो ITCZ लिखा रखा है मैंने। हाँ, इसे ढंग से तमीज से पढ़ लो, सोच में होगा ITCZ। तो ये मानसून बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून है, समझ में आया बात है? तो बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून 1 जून के समीप केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है और वहाँ पर वर्षा करता है। और यह धीरे धीरे लगभग धीरे धीरे इसी तरह पश्चिमी घाट से टकराकर स्थानीय नदियों में वर्षा करता है। लिख दो यहाँ तक। यह मानसून जब भारत के मध्य भाग में पहुंचता है, मध्य भाग नहीं है भारत का है यह मानसून कौन सा समझ गए ना तुम? अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून। यह मानसून जब भारत के मध्य भाग में पहुंचता है तो नर्मदा नदी घाटी और ताप्ती घाटी या भ्रंश कह सकते हो। आज नर्मदा भ्रंश या ताप्ती भ्रंश की घाटियों में वर्षा करता है। और यह धीरे अमरकंटक के पठार तक, अमरकंटक का पठार नहीं है, अमरकंटक के पठार तक वर्षा करता है। इतना लिखोगे। यह मानसून जब गुजरात के सौराष्ट्र वाले भाग से टकराता है तो वहाँ गिर की पहाड़ियों पर वर्षा करता है और वहाँ पर हरा भरा क्षेत्र पाया जाता है। इसकी अरब सागरी खाड़ी से उठने वाले मानसून की शाखा जब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है तो अरावली की एक चोटी माउंट आबू तक टकराकर वर्षा कर देता है। लिख दोगे? लेकिन इस मानसून की शाखा अरावली पर्वत से नहीं टकरा पाती है और उसके समांतर निकल जाती है, जिसके कारण अरावली पर्वत के पश्चिम में, ज्यादातर पश्चिम से, याद रखना बात, ज्यादातर पश्चिम में, जिसके कारण अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। समझ में बात? यह मानसून समझ नहीं पड़ा? यह मानसून मैं बार बार उसका नाम नहीं लिखूंगा, यह मानसून, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग बना रखी है ना। तो यह मानसून 15 जुलाई के लगभग 15 जुलाई तक, पूरा नहीं लिखने के, डायरेक्ट नहीं, लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। इतनी बात लिख दोगे? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। ठीक, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, जो दोनों दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ना, 90% वर्षा का कारण यही है। और सबसे ज्यादा प्रभावी मानसून को बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून ज्यादा प्रभावी नहीं है, यो अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून ज्यादा प्रभावी। इसलिए हम कभी कभी ना जो अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून, कभी कभी इसे ही ना हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कह देते हैं, इसलिए कहते हैं ज्यादा प्रभावी होता है ना। समझ आई बात? इधर तो कम ही असर दिखाता, लेकिन खतरनाक असर दिखाता। वो ना गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां जो मेघालय के अंदर, वहां पूरे साल भर वर्षा होती है। 1100 सेंटीमीटर के 1080, यानी लगभग 1100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो वहां। समझ में आया बात? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वहीं हो। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हो चेरापूंजी और मानसीरम, वो बदलते रहते हैं। समझ में आया बात? तो हम कल पढ़ेंगे। ये जो मैंने तुम्हें बताया ना दूसरे वाला जो मानसून, ये हमारा बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून और वृष्टि छाया प्रदेश क्या हुए, हम कल पढ़ेंगे। समझ में आया बात? क्या पे पढ़ेंगे कल हम? बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून और दूसरा वृष्टि छाया प्रदेश। जहां वर्षा हो नहीं पाई वहां कोई भी मानसून अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, तो 2 चीज पढ़ेंगे हम। समझ में आई बात? वृष्टि छाया प्रदेश और बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून। और साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि मेंस में कैसे सवाल आ रखे। लेकिन एक सवाल में तुम्हें दे रहा हूं, इसे लिखने की कोशिश करनी, 100 शब्दों में पिरोना। सुन लो क्या है सवाल। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? ध्यान से सुन लेना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? समझ में आई बात? यह भारत में किस प्रकार वर्षा करता है? समझ में आया बात? क्वेश्चन लिखो चलो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? यह भारत में किस प्रकार वर्षा करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? यह भारत में
भारत में किस प्रकार वर्षा करता है? आज तो छोटा सा वीडियो, खुश हो जाएंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है, या भारत में किस प्रकार वर्षा करता है? ओके, बस इतना ही रखो।